Oh, hello everyone. Welcome to my channel. This is रविचंद्र यूपीएससी सीएससी द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आज हम 5 सितंबर को इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू दोनों के एनालिसिस करेंगे और एक दो टॉपिक्स रह गए हैं उसको हम नेक्स्ट पेपर में करेंगे, नेक्स्ट डे करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक साथ हो जाता है तो फिर आपके लिए भी बहुत डिफिकल्ट होता है बहुत सारे कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना। तो आज बहुत सारे टॉपिक्स पे हम बात करेंगे एंड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आई हैं, कुछ मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आई हैं, तो हम बात करेंगे इन सब चीज़ों के ऊपर। एंड आई होप आप सब लव प्यार दे रहे होंगे इस चैनल को, आपको अच्छा लग रहा होगा अभी तक का जो भी एनालिसिस है मेरा। सो प्लीज़ सपोर्ट द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड साथ में आपको बीपीएससी की जो 67 प्रीलिम्स की जो मेरी सीरीज चल रही है 300 टॉप 300, उसका सेकंड पार्ट आपको मिल जाएगा आज 50 क्वेश्चंस के साथ। तो बहुत अच्छी सीरीज होने वाली है, बहुत अच्छा प्यार दीजिए उसको एंड इट्स गोना टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़पेपर को और समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। देखिए जाने से पहले अंदर और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आज हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल एंड डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट और फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनके आज बर्थ एनिवर्सरी को हम मनाते हैं टीचर्स डे। तो इट्स अ वेरी वेरी मेमोरेबल डे फॉर अस दैट एंड आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी हैप्पी टीचर्स डे नो। सो प्लीज़ कीप स्टडी, कीप फोकस एंड स्टडी हार्ड। सो इन्होंने हमेशा कहा है कि इनके बर्थडे को अगर टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे तो इन्हें अच्छा लगेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टू डेज एंड ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम चीज़ों को एंड समझेंगे एक एक चीज़ पॉइंट को अच्छे से। और देखिए टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या होने वाला है, सहरसा बिहार में एक जिला है, वो एक अच्छी इंडियन एक्सप्रेस ने कवर करा है, वो यूपीएससी कंटेंट है, बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे अच्छा लगा। सो मैंने सोचा इसको आपको बताऊं, उसके बारे में पढ़ेंगे। एक सेकंड कॉन्सेप्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड आई वुड से, मतलब जो पॉइंट 2 है उसको ध्यान से सुनिएगा और ट्राई करिएगा आज के जो टूडेज वर्ल्ड है उसके साथ इसको फेस करने का। मतलब दिस इज द रियलिटी ऑफ टूडेज मॉडर्न डे तो बेसिकली इसमें है क्या उसके बारे में बात कर लेंगे। और जो थर्ड पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट, एनर्जी आत्मनिर्भरता कॉन्सेप्ट पे एक आर्टिकल आई, बहुत ही अच्छी एडिटोरियल आई थी द इंडियन एक्सप्रेस में। और जो फोर्थ पॉइंट है उसको पढ़ेंगे कि असम में जो केसेज है एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार सीडिशन की केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं, सबसे ज़्यादा असम में पाई गई, उसके बारे में बात करेंगे। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी अच्छा है, मेंस के भी पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छा कोई पॉइंट बन सकता है। पॉइंट नंबर 5 बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग क्या होता है। सो गुलाटी जी ऑलवेज एग्रीकल्चरिस्ट, उनका बहुत ही अच्छा आर्टिकल आता है हमेशा इंडियन एक्सप्रेस में, तो उसके बारे में बात करेंगे। रोड एक्सीडेंट्स देखिए किस तरीके से बढ़ रहे हैं, आपको पता है कल साइरस मिस्त्री फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ टाटा जो उनका डेथ हो गया बेसिकली, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई कल। टाइफून हिनामर के बारे में पढ़ेंगे, इट्स अ प्रीलिम्स कंटेंट, बहुत अच्छा। पॉइंट 7 इंडियन नॉन अलाइनमेंट, अच्छा चीज़ है, बायलैटरल रिलेशन पे एक लिख सकते हैं। डॉक्टर जयशंकर की एक लाइन आई है, सेंटेंस है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, पर हाँ उसके बारे में एनालिसिस करके लिख सकते हैं। पॉइंट 9 देखेंगे, अच्छा चीज़ है ये भी, एटीसी कॉम्प्लेक्स में कौन लोग चले जा सकते हैं, कौन लोग नहीं जा सकते हैं का, इसमें भी अच्छा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया था अभी 2-4 दिन पहले, ट्विटर पे मैंने देख रहा था, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ये प्रीलिम्स कंटेंट है। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 10 पढ़ेंगे, डार्क स्काई रिजर्व टू कम अप इन लद्दाख, लद्दाख में जो डार्क स्काई है रिजर्व वो आने वाला, उसके बारे में बात करेंगे। और डिफेंस मिनिस्टर का 3 दिन का ट्रिप स्टार्ट हुआ है मंगोलिया के लिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। देखिए बिल्कुल इन डेप्थ में आपको बता देता हूँ पॉइंट्स में, आपको अगर कोई चीज़ें विजिबल नहीं है तो प्लीज़ डोंट माइंड। सीडीएस में भी बहुत कल जो पेपर हुआ उसमें भी बहुत सारे कंटेंट मेरे जून जुलाई और अगस्त के करंट अफेयर से डायरेक्टली पॉइंट आउट हुए हैं। मतलब कितने, तो मैंने जैसे इंडियन इंडिया पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क भी मैंने कई बार बोला है, इंडो पैसिफिक जो है, फिर हरगलजर हर के अंदर कौन सा स्टेट कौन सा डिस्ट्रिक्ट उसकी बात करी मैंने, फिर डोनेस्क वाला जो रीजन उसके बारे में कई बार बात कर रखा है मैंने। रामसर साइट्स पे तो क्वेश्चन आए थे वो तो पूरा डिस्कस कर रखा है मैंने इन डेप्थ, कितनी बार ना जाने, मतलब बता ही नहीं सकता। और भी कई सारी चीज़ें आई थी उसमें जो मुझे याद नहीं आ रहा, पर हाँ 6-7-8-10 पॉइंट ऐसे करंट अफेयर्स के देखे मैंने जो 2-3 महीने मैंने पढ़ाए हैं ना, उसमें से बहुत सारे आए हैं। तो जो इंडियन एक्सप्रेस जो हिंदू में जो मैं कवर कर रहा हूँ वो सब प्लीज़ आप देखिए, शेयर करिए, आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। सब्सक्राइबर्स में मत जाइए कि 1000 से भी कम है तो कुछ नहीं देता होगा, आई कैन टीच यू अ लॉट, मतलब देयर आर बहुत सारी चीज़ें भरी पड़ी है अंदर, तो मैं सबको आपको दे सकता हूँ अगर आप ढंग से उसको पढ़ोगे तो। ठीक है, शेयर करिए, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे भी। देखिए बिहार बीपीएससी के लिए कंटेंट है आपके लिए मेरी तरफ से। सहरसा जो हमारा बिहार का एक ज़िला है वो एक पहला ज़िला बन गया है जो बिहार का, जिसने जो उसका जो कलेक्टेरिएट है ना जहाँ पे डीएम बैठते हैं आईएएस ऑफिसर्स, वो पहला मतलब इलेक्ट्रॉनिक ऑफिशियल पूरा बन गया। मतलब वहाँ पे फाइल्स वगैरह आपको मिलेंगे नहीं, मतलब मोस्टली जो है वो ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो लैपटॉप और कंप्यूटर के थ्रू ही होती है। तो ये जो चीज़ है वो उसको बोलते हैं ई ऑफिस, इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस। इस तरीके के जो नेशनल ई विधान हमारा चल रहा है उसमें नागालैंड ने, हिमाचल प्रदेश ने, कई सारे देश राज्य ने अपने आप को, मतलब उनका विधानसभा उन्होंने पेपरलेस बना दिया। कहने का मतलब पेपरलेस होता है, मतलब पेपर नहीं यूज होते वहाँ पे,
मोस्टली फाइल्स जो होती है वो नहीं यूज़ होती, उनके जगह लैपटॉप्स वगैरह जो मैंने बोला वो यूज़ होता है। तो पहला डिस्ट्रिक्ट बना, देखिए अभी आज मैंने इसको ट्वीट भी करा एंड जो आनंद सर हैं इन्होंने ट्वीट भी रीट्वीट भी करा मेरे ट्वीट को भी, जस्ट मैं सुबह सुबह ट्वीट कर रहा था जब पढ़ा था मैंने। सो ही सडनली रीट्वीटेड विद इन 5 मिनट्स। तो मेरे लिए अच्छी चीज़ है ये कि लाइक मेरे ट्वीट्स यहाँ तक पहुँचते हैं। आप भी फॉलो करिए यूपीएससी स्क्रीनशॉट को, अभी मैं बताऊंगा आगे। तो बेसिकली ये जो इन्होंने इंपॉर्टेंस बताई कि ये जो सहरसा बना उसमें बहुत बड़ा रोल है इनका। उसमें सबसे बड़ी चीज़ कह रहे थे कि अब मैं जो होता हूँ, मैं भी कहीं भी ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो मैं लैपटॉप्स वगैरह के माध्यम से अपना काम कर लेता हूँ। बहुत सारे ऑफिशियल्स भी काम कर लेते हैं और एक टाइम दे रखा है उनको, चाहे वो ऑफिस में हो या ना हो, आपकी वो चीज़ें जो है ना वो आपको खत्म करनी पड़ेगी विद इन द स्टेपुलेटेड टाइम। 2 से 4 5 दिन के अंदर खत्म करना पड़ेगा। तो जो ऑब्वियसली होता था, मतलब हम लोग हमेशा बोलते थे धूल फांकती फाइलें रखी होंगी। तो इस चीज़ से अच्छी है कि हमारे लिए लैपटॉप्स वगैरह का यूज़ हो रहा है। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि बिहार जैसे स्टेट के कुछ कुछ जिला, जो सहरसा इट्स नॉट वेरी डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट, मैं बता दूं, मैं बिहार से हूँ बेसिकली, तो मुझे पता है चीज़। तो वो क्या, हाँ, तो ये जो सहरसा है वो बेसिकली क्या है, एक बहुत ज़्यादा डेवलप स्टेट मतलब डिस्ट्रिक्ट है नहीं बिहार का। तो उन्होंने इस तरीके के अप्रोच करा है, बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए बेनिफिट तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस का क्या होगा, इफिशियंसी बढ़ेगी, इफेक्टिविटी बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, और उसके अलावा जो इकोनॉमी का एस्पेक्ट होगा, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स आपको पता है पेपर का यूज़ करने से क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में बात करी इन्होंने खुद को। आगे चलेंगे, सेकंड पॉइंट को समझेंगे। देखिए चेंजिंग द एज ऑफ कॉन्सेंट, ये बहुत अच्छी एक मतलब आर्टिकल बोलो, एडिटोरियल बोलो, उसको ओपेड बोलो, जो भी बोलो, ये मुझे मतलब एक ऐसी चीज़ लगी जो आज की रियलिटी है। मतलब ये मेरा सबसे आज का मेन पॉइंट यही है। मतलब अगर मैं बताऊं आपको आज के पूरे आर्टिकल का, पूरे टॉपिक का, पूरे डिस्कशन का, जो आज जो चेंजिंग द एज ऑफ कंसेंट क्या है, मैं इसके बारे में बताता हूँ। इसमें जो फोकस करी गई है वो इस चीज़ पे फोकस करी गई है कि जो हमारे बीच आजकल की यंगर जनरेशन है, जिनके बीच में जो मतलब एक तरीके की कंसेंसुअल रिलेशनशिप डेवलप होती है, वेदर यू टॉक अबाउट कंसेंसुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप और वट वो, उसके बाद जो उनको रिपरकशंस फेस करने पड़ते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिजास्टर्स होता है इंडिया में। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ कि जब वंदे रामा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का एक हाईकोर्ट का केस आया है, उसके बारे में क्या बात की गई है, हम उसके बारे में बात करते हैं ना। तो उसके बारे में क्या बोला गया है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जानना। तो बेसिकली इस केस में हुआ क्या था ना कि एक मतलब 17 साल की लड़की थी एंड उसका 20 साल का बंदा था। तो दोनों के मतलब दोनों ने ऑब्वियसली प्यार था दोनों के बीच में, दे हैड अ वेरी कॉन्सेप्चुअल रिलेशनशिप है एंड इट टर्न्ड इनटू अ सेक्सुअल रिलेशनशिप एज वेल। तो ऑब्वियसली इंडिया में कास्ट सिस्टम आपको पता है, रिलीजन वो ना, वो अपर कास्ट लोअर कास्ट वो जातीयता जो है भरी पड़ी है। तो ये फेस करना पड़ा इन्हें भी। अब इस आर्टिकल में ये नहीं बताया गया है कि वो किस रिलेशनशिप, मतलब उनका कास्ट वगैरह क्या इशू आ रहा था, वो नहीं बताया गया है, पर आई एम होपिंग वही चीज़ होगी यहाँ पे। तो बेसिकली इसमें ये बोला गया कि रामा वर्सेस जो वंदे रामा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में कर्नाटक हाई कोर्ट ने बोला कि जो लड़की के फादर हैं जो कोर्ट आए हैं कि आप इस बंदे ने मतलब रेप कर एंड ऑल वट एवर थिंग्स, व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेंशन, यू नो दिस। सो बेसिकली इसमें हाई कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा कि ये जो आप लेकर आए हो ना हमारे पास कि ये 17 साल की लड़की है और 20 साल का लड़का एंड दे हैड अ वेरी सेक्सुअल रिलेशनशिप, तो लड़के ने रेप करा। और लड़की यहाँ पे, क्योंकि लड़की ने बोल दिया था कोर्ट में कि दैट इट वाज अ वेरी सेक्सुअल, इट वाज अ वेरी कंसेंशुअल रिलेशनशिप, इवन आई मैरिड हिम आफ्टर दैट गेटिंग 18 के बाद जो भी है। तो इसमें हाई कोर्ट ने बोला कि ये सब सारी चीज़ें हमारे समाज में है, जो आप जो देख रहे हो ना, आप रियलिटी से वाकिफ़ नहीं हो बेसिकली कहीं ना कहीं, कि आजकल ये सब आजकल होता है यार, देखो होता है, यही चीज़ है कि कंसेंशुअल रिलेशनशिप होता है और उसको लोग इस तरीके से रेप वगैरह का थ्रेट देकर बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं। तो इवन आई कैन से दिस ऑन एक्सपीरियंस कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये सब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। आप देखो, लड़की ने तो कोर्ट में बोल दिया कि देयर इज़ अ कंसेंशुअल रिलेशनशिप, और हाई कोर्ट ने इसी चीज़ को पकड़ा। बिंग अ लॉ स्टूडेंट मैं यही चीज़ बोल सकता हूँ कि लॉ से ऊपर तो कोई है ही नहीं दुनिया में, डरना तो है ही नहीं कभी भी, बिकॉज देयर इज नो वन इन दिस वर्ल्ड, आई एम सेइंग दिस, नो वन इन दिस वर्ल्ड हु इज अबव द लॉ, नो वन, कोई नहीं है भाई। एलन मस्क जैसा आदमी तो है ही नहीं जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, मैं कह रहा हूँ कोई भी नहीं है। तो whoever is trying, whoever is getting threat like this, always feel that there is no one above the law and you are the supreme, मतलब लिटरली लॉ इज समथिंग दैट इज मेड फॉर यू मैन। तो इसमें हाई कोर्ट ने यही चीज़ बिल्कुल फोकस करके बोला कि आजकल ये सब जो केसेस बढ़ रहे हैं कि फादर आ जाते हैं लड़की, और लड़की को हमेशा एज अ विक्टिम ट्रीट किया जाता है कि लड़की इज़ अ विक्टिम, मतलब उसके साथ ऑब्वियसली गलत किया हुआ लड़के ने, और लड़का ही वहाँ पे दोषी ठहराया जाएगा। इसमें बहुत सारे केसेस का रेफरेंस दिया हुआ है, उसमें सब में कहा गया हाई कोर्ट के द्वारा कि जो आजकल जो केसेस लेकर आते हो आप लड़की के फादर, बाद में जब आपको पता चलता है
कि देयर इज़ अ पर्सन जिसको आपकी बेटी पसंद करती है एंड दे आर ट्राइंग टू गेट मैरी, आप उसमें जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो और बाद में थ्रेट के नाम पे रेप केसेस एंड ऑल लेकर चले आते हो। बहुत सारी झूठी चीज़ें होती हैं यार, बहुत तरह की चीज़ें लिखवाई जा सकती हैं लड़की से। एंड वही ना, मैं मर जाऊंगा एंड ऑल, ये जो बैकग्राउंड में बैकअप में जो माँ बाप बोल के करवाते हैं ना, मैं हर माँ बाप को बोल देना चाहता हूँ, आपसे भी ऊपर चीज़ें होती है यार। मतलब दुनिया में बहुत सारी चीज़ें भाई, ठीक है। इसको मतलब मैं, मेरे वर्ड्स तो हैं ही है, कोर्ट्स के वर्ड्स भी यही हैं आजकल, लिटरली मतलब लिटरली इसमें लिखा हुआ है, कोर्ट्स के स्टेटमेंट ही यही है कि आप रियलिटी से वाकिफ नहीं हो समाज के। फिर मतलब मेरा कहने का मोटिव यही था कि जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंडियन पेनल कोड में है ना, उसमें सेक्शन 482 का यूज करके जो हाई कोर्ट्स आजकल जो काम कर रही है ना, वो रिमार्केबल है। वो सीधे कहती है कि मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो जाएगा अगर पोक्सो एक्ट में, क्योंकि पोक्सो एक्ट में कहीं ये नहीं कहा हुआ है कि ठीक है लड़का ही दोषी होगा, मतलब लड़की विक्टिम होगी अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है तो, क्योंकि वो तो उनको तो फोर्स किया जाएगा लड़की को, ऑब्वियस है कि मैं मर जाऊंगा तुम कोर्ट में नहीं बोलोगे तो। एंड दिस इज व्हाट द आर्टिकल इज पॉइंटिंग आउट, लाइक टुडेज रियलिटी समथिंग फार फ्रॉम व्हाट आईपीसी टॉक्स अबाउट। लाइक वहाँ पे ये नहीं कहा हुआ है आईपीसी में कि आप कंसेंशुअल रिलेशनशिप को भी रेप के केसेस में लेकर आओ, बट इट इज समथिंग दैट इज द लोअर कोर्ट्स जो इनको फॉलो करते हैं, बिकॉज उनका भी पता नहीं माइंडसेट क्या होता जा रहा है। बहुत सारे लोअर कोर्ट्स के जजमेंट्स ऐसे आते हैं जहाँ पे कन्विक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, बाद में वो हाईकोर्ट में आके चीज़ें पलटती हैं। तो इस आर्टिकल में एक चीज़ फोकस की गई है कि जो आईपीसी में आजकल हमें जो कंसेंशुअल रिलेशनशिप को नहीं देख रहे हैं उस पर्सपेक्टिव से, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। हमें एक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है जहाँ पे हमें ये चीज़ फोकस करना पड़ेगा, लॉ के रिफॉर्म्स और इवन पोक्सो एक्ट में भी थोड़ा सा रिफॉर्म की ज़रूरत है, जहाँ पे ये जो कंसेंशुअल रिलेशनशिप्स हैं, कंसेंशुअल सेक्शुअल रिलेशनशिप्स, उसको एक्सप्लॉइटेशन ना माना जाए, उसको अब्यूज़ ना माना जाए, ठीक है। और किसी भी तरीके से वो एक्सप्लॉइटेटिव एक्ट्स ना हो, ऐसा कानून के अंदर ही आना चाहिए, आईपीसी के अंदर ही आना चाहिए कि it is not possible always कि there is a something that is called rape, in any cases it is rape, no not at all, there can be consensual, and हमें इस चीज़ को recognize करना पड़ेगा that at the age of 16 17 18 people are getting sexually getting in a relationship with each other। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो हमें इसको रोकना पड़ेगा कहीं ना कहीं कि जो criminalization of all the things जो आईपीसी में दे रखा है, उस पर इस आर्टिकल ने फोकस करा कि हमें उस जो नॉन क्रिमिनलाइजेशन एस्पेक्ट है उसके ऊपर भी लेकर जाना पड़ेगा, और एट द एंड हमें इस चीज़ पे बात करनी पड़ेगी, बिकॉज एज बी इंक्रीज और एज बी लोअर्स द एज ऑफ कंसेंट, जैसे जैसे एज ऑफ कंसेंट लो करेंगे, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इज द रियलिटी ऑफ सोशल मीडिया, दैट इज द रियलिटी ऑफ इंटरनेट एंड वॉट एवर आई से इन द मॉडर्न वर्ल्ड। एट द एज ऑफ 16 और 17 इट इज़ हाईली पॉसिबिलिटी दैट वन कैन हैव अ सेक्सुअल रिलेशनशिप। तो ये जो चीज़ है, एज ऑफ कंसेंट, सबसे बड़ी बात है कि कंसेंशुअल रिलेशनशिप हो सकती है। तो कोर्ट आजकल इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज करते हैं। हाई कोर्ट ने इसमें कर्नाटक हाई कोर्ट ने बिल्कुल बोला कि मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो जाएगा अगर लड़के को कहीं से भी दोषी बोला जाता है, क्योंकि जस्ट बिकॉज यू आर फादर ऑफ अ गर्ल एंड यू आर कमिंग टू द हाई कोर्ट बाई सेइंग दैट द पर्सन हैज़ रेप्ड माई डाउटर, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सेप्ट एट ऑल, ठीक है। तो इसमें आईपीसी में जो सेक्शंस दे रखे हैं उसके बारे में थोड़ा सा हमें ट्राई करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट इस चीज़ को, कंसेंशुअल जो रिलेशनशिप्स हैं हमारा, एज ऑफ कंसेंट उसको चेंज करेगी और एज ऑफ कंसेंट को लोअर करेगी मेरे हिसाब से, और इसके हिसाब से जो भी चीज़ें होंगी बाद में वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी जानना। तो ये जो चीज़ मैंने आपको सिंपली बोलना क्या था, मेरा मतलब कि थ्रेट इज समथिंग दैट इज़ नॉट अबव द लॉ, मतलब एवरीथिंग इज बिहाइंड बिटवीन एवरीथिंग इज अंडर द परव्यू, अंडर द कर्टेन ऑफ लॉ। मेरा सिंपली ये मतलब था कहने का। तो इन सब चीज़ों से बचिएगा, है ना। और अगर आप रिलेशनशिप में है तो फिर ठीक है, चलाओ इनको, मतलब डरना नहीं है यार, मेरे हिसाब से तो मैं यही कहूँगा। तो इसीलिए मैंने इसको सेकंड पॉइंट पे रखा, बिकॉज लास्ट तक वीडियो अगर आप नहीं भी देखते हो ना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट तब तक जानना, मतलब दिस इज व्हाट द रियलिटी ऑफ टूडेज वर्ल्ड। सो आप प्लीज़ गेट इन टू दिस। देखिए थर्ड पॉइंट देखेंगे, एनर्जी आत्मनिर्भरता के ऊपर एक बहुत ही अच्छी आर्टिकल आई हुई, एडिटोरियल आई हुई है, जो हमारे आई एम जस्ट फॉरगेटिंग नेम ऑफ द राइटर दैट समवन मेहता, विकांत सिंह मेहता, बहुत अच्छे इनको चेयरपर्सन है सेंटर फॉर इकोनॉमी प्रोग्रेसेस करके। उसमें इन्होंने बोला कि जो प्रधानमंत्री जी ने अपने एक स्पीच में एक कहा है कि 2040 तक जो भारत है वो एनर्जी आत्मनिर्भरता हो जाएगी। तो इसके ऊपर इन्होंने 10 पॉइंट्स दिए कि कैसे हो सकते हैं। वो 10 पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेंस के पर्सपेक्टिव से, कि इन्होंने ये बोला कि सबसे पहले तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी आत्मनिर्भरता का मतलब क्या होता है। एनर्जी आत्मनिर्भरता का मतलब कहीं से भी सेल्फ सफिशिएंसी नहीं होता है, सेल्फ सफिशिएंसी नहीं बल्कि सेल्फ रिलायंस होता है। अब सेल्फ सफिशिएंसी और सेल्फ रिलायंट में बस एक 3 लाइन का अंतर, मैं बताता हूँ कैसे। सेल्फ सफिशिएंट कहने का मतलब कि आपको पता है कि आप एग्जाम में 10 के 10 क्वेश्चंस खुद ही लिख लोगे, चाहे कुछ हो आए, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत पड़ेगी भी तो मैं पूछूंगा नहीं, मतलब वहाँ पे ईगो की बात हो गई थोड़ी सी। अगर कहने का मतलब कि यू आर नॉट गेटिंग इनटू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन, दैट आपको पता है कि मुझे 10 क्वेश्चंस करने, अदरवाइज मैं फेल हो जाऊंगा, और आप हेल्प नहीं ले पा रहे हो किसी से। अगर दे भी रहा है कोई तो कहीं नहीं मेरे को तो हेल्प चाहिए नहीं, मैं तो यहाँ पे बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ करूँगा, दैट्स अ गुड थिंग। बट self sufficiency is something that is different from self reliant. Self reliant is something that is based on economic requirements. अगर आपको रिक्वायरमेंट लग रही है कि नहीं, आई हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स, सो आप हेल्प लोगे।
तो सेल्फ सफिशिएंसी और सेल्फ रिलायंस में थोड़ा सा मतलब अंतर होगा। सेल्फ रिलायंट ज़्यादा अच्छा है, मैं रिलायंट तो बनूंगा अपने ऊपर, मुझे जितना बनेगा मैं खुद अपने देश की एनर्जी का यूज़ करूंगा, बट इफ़ आई नीड आई विल ओ डेफिनेटली टू द अदर्स कंट्रीज एज वेल, वहाँ से भी मैं हेल्प लूंगा, ये हो गया पहली पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये कहते हैं कि प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा हमें फॉसिल फ्यूल्स को, जो ट्रांजिशन है फॉसिल फ्यूल्स का, एकदम से हम उसको रैपिडली बदल नहीं सकते हैं कि एकदम से आप कल से सोलर एनर्जी पे आ जाओ, ये नहीं कर सकते हैं हम। तीसरा इसमें रोल ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बेसिकली जो इंडस्ट्रीज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, वो सारी एक्टिविटीज़ अगर नहीं कर पा रही हैं तो प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स का भी रोल वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें एक बात बोली थी कि क्या एक ऐसा टाइम आ गया जब ONGC जो हमारी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, इसे क्या प्राइवेटाइज करने की जरूरत है फॉसिल फ्यूल्स को ध्यान में रखते हुए? अब यहाँ पे डिपेंड करता है क्या आप सोचते हो। थर्ड पॉइंट इन्होंने बोला कि जो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ग्रीन एनर्जी है ना, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरीके से जो मिसमैच है, एकदम से सोलर एनर्जी यूज़ नहीं कर लेंगे, एकदम से विंड एनर्जी पर रिले नहीं कर सकते। देयर शुड बी अ काइंड ऑफ बैलेंस बिटवीन बोथ द एनर्जीज। ग्रीन एनर्जी भी हो गया, कहने का मतलब जो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, उन सबका मतलब इक्वल बैलेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम उस पर फोकस करें और उनका यूज प्रॉपर तरीके से करें। मिनरल्स कंपोनेंट जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, उसका बैलेंस्ड अप्रोच रखें, मतलब सारी एनर्जी का, सोलर एनर्जी का भी, विंड एनर्जी का, थोड़ा सा जो हमारा जो हम फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ भी करते हैं उसका थोड़ा सा बैलेंस अप्रोच होना चाहिए, इसमें इन्होंने बात कही थी। फोर्थ डेवलपमेंट, ऑब्वियसली इन्होंने बोली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात, बिकॉज डेफिनेटली इंडिया इज समथिंग इंडिया इज अ कंट्री जहाँ पे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़े लेवल डेवलपमेंट करना पड़ेगा हर सेक्टर में। इट्स नॉट अबाउट एनर्जी सेक्टर, चाहे आप रोड सेक्टर ले लो, रेलवे सेक्टर ले लो, कहीं पे भी ले लो, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करी फोर्थ पॉइंट में। पांचवा पॉइंट में इन्होंने बात करा कि किस तरीके से जो ग्रीन इंसेंटिव सब देते हैं, जैसे जो सब्सिडी देते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई एनर्जी इस चीज़ में लगी है इसको इन्हांस करने में, तो उसे ग्रीन इंसेंटिव्स दिया जाएगा। जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चल रही है इंडिया में, 10-12 स्कीम्स जो हमें इसके अंदर आते हैं, जैसे बहुत सारी 12 से 13 सेक्टर्स आते हैं, उसको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स में दे रखा है भारतीय सरकार ने इस साल से। तो उसमें ही बात करी गई थी कि ग्रीन इंसेंटिव्स भी दिया जाएगा, कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ जो कुछ ऐसे एजेंसी जो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। ठीक है, सब्सिडी की बात हो रही है, आगे चलेंगे। 6 पॉइंट कहता है कि जो डिमांड कंजर्वेशन एंड एफिशिएंसी है वो हमारे लिए बहुत मैटर करता है, कि जो डिमांड है मतलब मार्केट में, इकॉनमी में, और जो इफिशियंसी हम देते हैं उसको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मतलब इफिशियंसी लैक नहीं होना चाहिए। जो डिमांड है, डिमांड का कंजर्वेशन जो हम कर, जो डिमांड मतलब डिमांड और सप्लाई के बीच में देयर शुड बी इफिशियंसी, मतलब एक गैप नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा वहाँ पे, इस बात में भी कही गई है। 7 पॉइंट कहते हैं कि रिट्रेनिंग एंड अपस्किलिंग ऑफ द ऑफिसर्स और ऑफ द मैनेजमेंट और वट एवर। तो ऑब्वियसली बात है, ट्रेनिंग तो देना ही पड़ेगा आपको उन लोगों को जो इस चीज़ में इन्वॉल्व है, बिना ट्रेनिंग के तो कुछ होगा नहीं। 8 पॉइंट कहता है कि एनर्जी डिप्लोमेसी। देखिए एनर्जी डिप्लोमेसी क्या होता है? एनर्जी डिप्लोमेसी कहने का मतलब होता है कि अगर हमारी जो भी कंट्रीज हैं, जैसे रसिया के साथ अभी हमने कम रेट, रसिया ने करा ऑयल का तो हमने उससे खरीद लिया ऑयल। अब यूएसए इस पर क्वेश्चन खड़ा कर सकता है, तो उस पर एस जयशंकर साहब की वही तो स्टेटमेंट वायरल हुई थी, आपको याद है, यूरोप में, जब उन्होंने कहा था कि जितना हम खरीदते हैं शायद एक महीने में, उतना एक दिन या शायद 2 दिन में यूरोप में ऑयल खरीदा जाता है रसिया से। तो दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ एनर्जी डिप्लोमेसी। आपको पता है कि व्हाट सूट्स यू, यू आर गेटिंग इनटू दैट। आपको अगर पता है कि मुझे एनर्जी यहाँ से लेनी है, आपको यहाँ से सप्लाई करनी, तो आप करो। डिप्लोमेसी आपके लिए इंपॉर्टेंट करती है। 9वां पॉइंट कहता है कि हॉलिस्टिक गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली हॉलिस्टिक गवर्नेंस के बिना तो कुछ होगा नहीं। एक एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्टिविटी बहुत मैटर करता है। और 10th पॉइंट इन्होंने कहा पॉलिटिकल स्टेटमेंटशिप। अगर आपके पास पॉलिटिकल लिबर्टी है इतनी, पॉलिटिकल कैपेबिलिटी है इतनी, अगर आप पार्लियामेंट में पावर में हो, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव रहकर, थोड़ा सा पॉलिटिकली ज़्यादा पावरफुल फील करके आप चीज़ों को विथ मोर आई वुड से कॉन्फिडेंटली आप चीज़ों को कर सकते हो। इसमें इन्होंने ये बोला। मान लो सरकार बदल जाए, चीज़ें बदल जाए, तो इस बारे में फोकस कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट देखेंगे आज का कि जो हमारा सिडिशन केसेज हैं इंडिया में, उसके असम में जो केसेज हैं पिछले 8 साल में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। मतलब सिडिशन केसेज सबसे ज़्यादा कहाँ से रिपोर्ट हुआ इंडिया में 8 सालों में? पिछले 8 सालों में 2014 से 2021 में देखा जाए तो वो असम से रिपोर्ट हुआ है। ऑब्वियसली बात है, असम से रिपोर्ट होने का कारण भी मैं मानता हूँ, उसके बाद हरियाणा है, झारखंड है, क्योंकि स्टेट्स जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा वल्नरेबल स्टेट्स हैं कई सारे मामलों में। जैसे हरियाणा में आप देखो, पंजाब में देखो, बहुत ज़्यादा केसेज ऐसे पाए जाते हैं। असम में तो बिकॉज ऑफ AC उसकी वजह से और NRC की वजह से बहुत सारी ऐसी केसेज फाइल भी हुई थी। और तो ओवरऑल मतलब NCRB का जो डेटा है वो आप बस दिमाग में रखो कि असम में जो केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा पाए गए हैं सिडिशन के। आगे चलेंगे। देखिए ये बहुत अच्छा एक मैंने इस पर ट्वीट भी करा सो गुलाटी सर को कि आप ठीक है, आप ये सारी चीज़ें कह रहे हो, मतलब इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? इसमें कह रहे थे कि ये जो प्रॉस्पेरिटी है उसको तो फोकस करना ही, हमें प्लानट को भी बचाना है। कैसे करना है उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए ही इज़ अ वेरी रेप्यूटेड पर्सन इंडीड, एंड वट एवर ही सेड इज एक्सट्रीमली राइट। इन्होंने सिंपली ये बोला कि
जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है पूरी दुनिया की, जिस तरीके से हमारी जो सस्टेनेबिलिटी है वो कम हो रही है, डेफिनेटली हम सस्टेनेबल नहीं आज उतना, हम उस तरीके से अपने लेवल को मेंटेन नहीं कर पा रहे कहीं ना कहीं। तो जिस तरीके से पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, उस तरीके से एनर्जी की अवेलेबिलिटी हमारे दुनिया में नहीं बढ़ रही है, ठीक है। और एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जा रही है, पर सप्लाई उस लेवल का नहीं है। और इन्होंने एग्रीकल्चर के एस्पेक्ट में एक टर्म यूज करा है, वो है प्रिसीजन फार्मिंग। कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर का आउटपुट है वो भी कम रहा है। ऑब्वियसली बात है, एग्रीकल्चर की आउटपुट कम रही है, और अगर एग्रीकल्चर की आउटपुट कमेगी तो डेफिनेटली हमारे लिए कहीं से भी वो सही चीज़ नहीं है। पर इन्होंने एक टर्म यूज करा कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एक प्रिसीजन फार्मिंग पे हम फोकस करें। देखिए, प्रिसीजन फार्मिंग कहने का मतलब कि आपको पता है कि किस एरिया में क्या प्रोडक्ट होता है, कौन सी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट किस एरिया को सूट करती है, किस लोकेशन को सूट करती है, किस ज्योग्राफी को सूट करेगी, किस वेदर को सूट करेगी, किस क्लाइमेट को सूट करेगी। आप उसका एक डेटा मैप तैयार करो पूरा, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके अलावा फिर आप उसमें फिर और भी सारी चीज़ें, जो स्पेस ड्रोन सिस्टम है एंड ओवरऑल जो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है उसका इस लेवल पे यूज करो कि प्रिसाइजली आपको पता है कि अगर इस चीज़ का यूज़ करूंगा तो इतना परसेंटेज आउटपुट आने वाला है। मतलब अगर पॉपुलेशन 10% के रेट से बढ़ रही है एंड इफ दे नीड 20% ऑफ आउटपुट फ्रॉम द एग्रीकल्चर, योर फोकस शुड बी लाइक दैट कि मुझे इसका यूज करके, इन सब चीज़ों का यूज करके 20% ही वहाँ से बाहर निकालना आउटपुट। ये हो गई प्रिसीजन फार्मिंग। समझ रहे हो मेरी बात? अब यार देखो, ये सब चीज़ें कहने में आसान लगती है। इंडिया 86% मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स इंडिया में है, 10% हमारे यहाँ बड़े फार्मर्स हैं। पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी में बहुत ज़्यादा सिचुएटेड है। बाकी बिहार, यूपी, झारखंड, राजस्थान देख लो, छोटे छोटे स्टेट्स और छोटे छोटे जो फार्मर्स हैं वहाँ पे, उनको ये सब भाषा समझ में नहीं आएगी। घर पे जाके बोलना किसानों को, पापा अपना यार ये ना यूज़ करो, क्या नाम है, प्रिसीजन फार्मिंग करो, मार के भगा देंगे, बोलेंगे तुम मेरे को मत बताओ ये सब चीज़ें, मुझे नहीं पता टेक्नोलॉजी वगैरह की चीज़ें। उनको ज़रूरत भी नहीं फील होती कभी, क्योंकि उनको पता ही नहीं है ना ये सब चीज़ों का। सबसे इंपॉर्टेंट क्या, आपको उनको उनका भरोसा जीतने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि प्रिसीजन फार्मिंग का इंपॉर्टेंस है। यू हैव टू गो देयर विद डेटा, यू हैव टू शो दैट देखो राजस्थान में यूज़ करा हमने, यूपी में इतना परसेंटेज आया इसका आउटपुट। अनलेस एंड अंटिल यू डू सो, देयर विल बी नो कंसेंसस कि फार्मर्स आपके साथ अग्री करें फर्स्ट ऑफ ऑल। तो प्रिसीजन फार्मिंग कहने में बहुत अच्छा लगता है, एंड दैट इज व्हाट आई आस्क्ड फ्रॉम दैट इज व्हाट आई आस्क्ड टू हिम दैट लिटरली ऑन ट्विटर, कि ट्विटर पे कि आपको सर बताना पड़ेगा कि इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कैसे, कौन करेगा इसकी इम्प्लीमेंटेशन। इतना जो आपने कह दिया प्रिसीजन फार्मिंग, सस्टेनेबिलिटी पे ऑल थिंग्स, हु इज गोना टू इम्प्लीमेंट दिस। सो दिस इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस। एंड जहाँ पे GIS, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ करके, सेंसस का यूज़ करके, डेटा का यूज़ करके, ये सब सारी चीज़ें हैं। पर वही है ना, देखना पड़ेगा। अब सब्सिडी की भी बात करी, सब्सिडी वगैरह नहीं देने का इन्होंने ऐसा बोला कि सब्सिडी वगैरह हमारे लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो कहीं कहीं ऑब्वियस बात है यार, सब्सिडी वगैरह तो फ्रीबीज के रूप में मैं कई बार खुद भी सपोर्ट नहीं करता। पर हाँ, मतलब जो पर्सन जो नीड में है उसे आप तो हेल्प करना ही पड़ेगा। एंड फार्मर्स डेफिनेटली हमारे देश के लिए सब कुछ हैं, तो उनको तो थोड़ा सा हेल्प बनता ही है। खैर, इकॉनमी से हट के इनको हेल्प की जाती है कई बार। आगे देखेंगे रोड एक्सीडेंट्स की बात करते हैं कि रोड एक्सीडेंट्स इंडिया में, मतलब क्या पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा एक कारण बनते जा रहा है। मैंने 2-3 दिन पहले जब USA की बात कर रहा था तो उसमें भी बोला था मैंने कि जो रोड एक्सीडेंट्स है वो बहुत बड़ा कारण बनते जा रहा है। जो USA में ये जो पॉपुलेशन में कमी आ रही है, इंडिया में, दुनिया में जो पॉपुलेशन में थोड़ी बहुत कमी देखी जाती है, उसका बहुत बड़ा जो रोल है वो रोड एक्सीडेंट्स निभाती हैं। और इंडिया में भी वही चीज़ बोली गई कि नेशनल हाईवेज़ पर जो एक्सीडेंट्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो तीसरा सबसे बड़ा रीजन है इंडिया में डेथ का, वो रोड एक्सीडेंट्स ही हैं, और जहाँ से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है पॉपुलेशन हमारा। तो कल साइरस मिस्त्री जो हैं उनकी डेथ हो गई महाराष्ट्र में, तो उस वजह से न्यूज़ में था। और कई सारे केसेस देखे गए कि जो नेशनल हाईवेज़ हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस मिलते हैं इस तरीके के, एंड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा केसेस रोड एक्सीडेंट्स की पूरी दुनिया में। तो प्लीज़ सेफ्टी के साथ चलाइए, फॉलो करिए पाथ को जो कहता है, सीट बेल्ट का यूज़ करिए, तरीके से चलाइए, फ़ोन पर बात ना करें, ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें। बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से हम रोड एक्सीडेंट्स को रोक सकते हैं। विजिबिलिटी भी एक बहुत बड़ी इशू हो जाती है ठंड के दिनों में, तो उसका भी एक बहुत बड़ा देखना पड़ेगा कैसे गवर्नमेंट उसके साथ इंप्लीमेंट करती है। एंड वही पॉसिबल, अगर आपको लग रहा है ड्राइव नहीं कर सकते, विजिबिलिटी बहुत कम है, तो मत ड्राइव करो ना यार। फ्लाइट्स को कैसे डाउन कर दिया जाता है कि नहीं, नॉन विजिबिलिटी या लो विजिबिलिटी के कारण फ्लाइट्स नहीं उड़ेंगी। आप भी वही चीज़ कर सकते हो, जरूरी थोड़ी कि ड्राइव करना ही है नेशनल हाईवेज़ पे, और सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवेज़ में एक्सीडेंट्स होती हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा केयरफुली चलाना है। देखिए, आगे जाने से पहले यूपी से स्क्रीनशॉट को फॉलो करिए। देखिए, बहुत ही अच्छी प्लेटफॉर्म है ये, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, मतलब क्या ही बोलो, बहुत सारी चीज़ें यहीं से मिलती हैं। CDS वीडीएस के पेपर में कल देख रहा था, कितनी सारी चीज़ें मतलब मैंने ट्वीट्स करी हैं वहाँ से आए हैं, जबकि मैंने इसको जून में स्टार्ट करा, जून लास्ट में, जुलाई और अगस्त 2 से ढाई महीने में मेरे पास इतने सारे फॉलोअर्स आ गए। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें वो कंटेंट आपको पता है बहुत अच्छा मिल रहा होगा इस पर, तभी इतने सारे लोग आ रहे हैं। तो प्लीज़ फॉलो करिए, और डेली न्यूज़ को फॉलो करिए। इसका लिंक आपको दोनों तीनों का सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। BPSC फेयरवेल को भी ज्वाइन करिए, 1100 क्वेश्चन कराया हूँ, वीडियो भी डाला हूँ मैं कल उस पर, तो आप लोग ज्वाइन करिए, बनाइए क्वेश्चन को। देखिए, आप ही लोग के लिए है ये सब चीज़ें। प्रीलिम्स का एक कंटेंट देख लेते हैं। टाइफून हिनामर आने वाली है सी ऑफ जापान में। चाइना और जापान और साउथ कोरिया बहुत बड़े इसके खतरे लेवल पे हैं, सब लोग
तैयार हैं टाइफून हिनामर के लिए। तो बस इतना याद रखना है, टाइफून देखिए अलग अलग नाम है साइक्लोन्स का, इंडिया में साइक्लोन्स बोलते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, बिल्ली बिल्ली बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, टाइफून बोलते हैं इधर इस वाले रीजन में, जो आपका ईस्टर्न पैसिफिक हो गया, ईस्टर्न पैसिफिक में चले जाओगे उधर यूएसए साइड में, तो उधर आपको मिल जाएगा, क्या नाम है, उसको बोलते हैं ह्यूरिकेन्स बोलते हैं, अटलांटिक में अगर आ रही है तो हरिकेन्स बोलते हैं उसको, हरिकेन उदा जो भी करके आया था 2-3 साल पहले। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बस ध्यान रखना है, टाइफून हैनमर अगर आए तो किस रीजन में आया था तो आपको पता होना चाहिए। देखिए वही मैं बोल रहा था ना, इंडियन नॉन अलाइनमेंट जिस पे शंकर साहब की वीडियो वायरल हुई थी, उसमें उन्होंने हाल ही में कहीं स्पीच में बोला कि इंडिया को ना वो सब चीज़ों से बाहर आना चाहिए, जो हिस्टोरिकल डॉगमा था कि हमें दूसरों को लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, वी शुड डेफिनेटली कम आउट ऑफ दिस, हमें बाहर आना चाहिए इन सब चीज़ों से। देखिए मैं भी मानता हूँ कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से कि इंडिया इज़ नॉट अ कंट्री जो अब अपने आप को अलूफ रखे दुनिया से, बिल्कुल डेफिनेटली ग्लोबल इम्पैक्ट्स ऑल्सो इम्पैक्ट इंडिया। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है दैट वी हैव टू गो इन टू अदर्स मतलब अदर्स प्रॉब्लम्स, बट हम उसके सोवरेंटी को इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब हम उसके ऐसा नहीं कि उसके सोवरेंटी में घुस के बोल रहे हैं, कुछ नहीं, वी आर जस्ट एक्चुअली कमेंटिंग ऑन व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द ग्लोब। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन टूरिस्ट वर्ल्ड दैट इंडिया शुड कम आउट ऑफ द विजिल ऑफ नॉन अलाइनमेंट, जो कि 1950-60 में जवाहरलाल नेहरू जी की पॉलिसीज थी, दैट वाज डेफिनेटली गुड। एंड आपको आज की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके पॉलिसीज में दिख जाएंगी। प्रधानमंत्री जी कभी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को ज्वाइन ही नहीं करते, कभी उनके स्पीचेज नहीं देते, कभी मतलब उसको बहुत ज़्यादा कम तवज्जो देते हैं, ऐसा मतलब कई बार ऑब्जर्व करा है मैंने, वो कई बार उनके मीटिंग्स में सेशंस में नहीं जाते, कोई और चला जाता है इंडिया से, पर वो नहीं जाते। तो कहीं ना कहीं ये जो आज के एज में अगर आप देखो तो नॉन अलाइनमेंट के साथ काम चलेगा नहीं, मतलब आप कह नहीं सकते कि यूएसए और रसिया और कुछ का इंपैक्ट है यूक्रेन पे हो रहा था हम कुछ बोलेंगे नहीं, आपको इंटरफेयर करना पड़ेगा। यार दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी हो, 3 दिन पहले ही 5वीं इकॉनमी बने हो, 2030 तक टारगेट रखा आपने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनने का, बीपीएससी वालों सुन लेना, 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनने का आपने टारगेट रखा हुआ है, और आप यार बोलोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। आप 2000 आने वाले अगले साल तक इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री हो जाओगे, कैसे नहीं आपका इंपॉर्टेंट है बोलना। हर जगह हर सीईओ देख लो आप, गूगल देख लो आप, स्टारबक्स देख लो आप, न जाने कितने होंगे, ट्विटर देख लो, माइक्रोसॉफ्ट देख लो, हर जगह भरे पड़े इंडियंस, तो सारे पोजीशंस पे इंडियंस हैं, तो उसके बावजूद हमारी रेपुटेशन इतनी कम कैसे हो सकती है। देखो अभी एक इंडियन ओरिजिन का ही बंदा बनने वाला यूके का प्राइम मिनिस्टर अगर पॉसिबल हो पाया तो कैसे हम इंडियंस को रख पाएंगे पीछे, कहीं ना कहीं वो भी सही चीज़ है। ठीक है, आगे चलेंगे। और देखिए एक मतलब कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी कि कौन जो है, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम होता है, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कॉम्प्लेक्स होता है, आप देखोगे एयरपोर्ट जाओगे तो बड़ी सी ऊंची सी बिल्डिंग होती है, उसमें एटीसी बोलते हैं उसको, उसमें कौन कौन से घुस सकते हैं कौन नहीं घुस सकते हैं। देखिए न्यूज़ में क्यों आ गया था, देवघर एयरपोर्ट आपको पता है रिसेंटली बना, तो वहाँ पे बीजेपी के 2 पॉलिटिशियंस गए थे, एक तो मनोज तिवारी जी और एक कोई दुबे जी हैं, वो गए थे वहाँ पे, और इन्होंने थोड़ा, इनको रिटर्न होना था आई थिंक दिल्ली, वहाँ से देवघर से शाम में, तो शाम में छोटी सी एयरपोर्ट बंद हो गई, वो फिजिलिटी या जो भी इशू था उसके वजह से नाइट में चलती नहीं वहाँ पे फ्लाइट्स। अब उनको आना था, उन्होंने फिर मतलब उनको कंट्रोलर जो है वहाँ के वो अलाउ कर नहीं रहे थे कि आपकी फ़्लाइट उड़ेगी नहीं यहाँ से, बिकॉज देवघर एयरपोर्ट सपोर्ट नहीं करता नाइट की लैंडिंग, वो नाइट की डिपार्चर को। अब इसके बाद वो एटीसी कॉम्प्लेक्स में घुस गए, एटीसी ऑफिस में थोड़ी सी ज़बरदस्ती की उन्होंने कि नहीं हमें जाने दो एंड ऑल, उसके बाद वही क्रॉस FIR हुआ है। इसमें मुद्दा ये उठता है कि कौन घुस सकता है एटीसी में, कौन नहीं घुस सकता। तो डेफिनेटली आप तो सब लोग घुस नहीं सकते एटीसी में, पर एक 2 साल पहले मतलब 2007 में एक इशू हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एक ऑर्डर पास किया था जिसमें कहा गया था कि थोड़ा सा एक लिवरेज हम देंगे एमपीज़ को स्पेशली जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनको एक थोड़ा सा लिवरेज देंगे। पर हाँ, इसका जो गैलरीज वगैरह है वहाँ पे घूम सकते हैं, वो कहीं एयरपोर्ट्स वगैरह की गैलरीज में आप नहीं घूम सकते, पर वो घूम सकते हैं। पर एटीसी कॉम्प्लेक्स में घुसेंगे कि नहीं, इसके ऊपर बात चल रही थी, इसके ऊपर कुछ क्लियरिटी नहीं कि कौन इसमें इंटर कर सकता है, कौन इसके ऊपर इंटर नहीं कर सकता है। देखिए कोई भी अनऑथोराइज लिखा होगा आपको, दिस अनप्रोहिबिटेड एरियाज, अनऑथोराइज्ड एरियाज है, मतलब ऑथोराइज्ड एरिया आप यहाँ पे बिना अथॉरिटी के साथ नहीं घुस सकते। तो यही मुद्दा है इसमें बेसिकली, ये कि कौन उसमें चला जा सकता है कौन नहीं। तो कोई तो नहीं जाएगा, पर हाँ अगर एमपीज़ को ऐसा लिवरेज दिया हुआ कि गैलरीज वगैरह में घूम सकते हैं, पर एटीसी के अंदर मतलब कॉम्प्लेक्स के अंदर उनको अलाउ नहीं है। तो देखते हैं इसके ऊपर क्या इन्वेस्टिगेशन के बाद आती है, तो ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए समझना। आगे चलेंगे। देखिए नासा बार बार फेल हो रहा है अर्थमिस मिशन को लॉन्च करने में। 50 साल बाद अर्थमिस 1 मिशन लॉन्च किया जा रहा है। अपोलो 17 के बाद 1972 के बाद कोई मून पे जाने वाला है लिटरली, जो कोई पहली लेडी होने वाली है जो मून पे जाएंगी यूएस नासा की तरफ से, पहली महिला कदम रखने वाली बनेंगी वो। पर प्रॉब्लम क्या है कि अर्थमिस मिशन लॉन्च नहीं हो पा रहा है, उसके बहुत बड़े कारण से। एक तो इसमें कॉन्सेप्ट आया था लॉन्च विंडो का। आप लोगों ने परमाणु मूवी देखी है? परमाणु मूवी में बोला जाता है कि हमें लॉन्च विंडो मिल रहा है हमारे लिए, मतलब एक विंडो ओपन हो जाती है। विंडो ओपन हो जाती है मतलब एक लिए ऑप्शन क्रिएट होता है आपके लिए बेसिकली। अब ये है क्या?
लॉन्च विंडो देखिए, आपको पता है कि पृथ्वी घूम रही है, सूरज के चारों तरफ रिवोल्यूशन हो रहा है, अपने एक्सिस पे भी घूम रही है, रोटेशन भी कर रही है, और मून का जो एक्सिस है वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना। तो अगर आप कभी भी उड़ जाओ नीचे से, तो आप सोचो कि कहाँ जाओगे, कुछ पता नहीं है। तो देर शुड बी अ डेटा बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम कि हमें पता होना चाहिए कि ये जो स्पेस हमें मिलने वाला है अभी, विंडो मतलब स्पेस समझिएगा, स्पेस मतलब अंतरिक्ष नहीं, स्पेस मतलब जगह की बात कर रहा हूँ मैं, कि जब आप इंडिया मतलब आप किसी एक लोकेशन से फ्लाइट लेकर जाते हो, आपकी अगर यहाँ से लॉन्चिंग हो गई, तो जो शॉर्टेस्ट पाथ है ना वो फॉलो करते हो आप पहुँचो मून पे। वो कैसे होगा, आप डेटा देखो कि एक रिवोल्यूशन में मुझे 2 मिनट का गैप मिल रहा है, जब मुझे सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल रहा है, या 3 घंटे का मिल रहा है, 4 घंटे का स्लॉट मिल रहा है, जहाँ पे मुझे पता है कि जो गैप है वो सबसे कम होने वाला है। रिवोल्यूशन और जो अर्थ एक्सिस है और जो भी सन का एक्सिस है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस तरीके से टिल्टेड है कि हमारे लिए थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ये जो चीज़ है ना, उसमें क्या होता है कि अगर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा तो रॉकेट फ्यूलिंग कम करनी पड़ेगी, कम पंपिंग करनी पड़ेगी, कम वेट के साथ जाएगा वो ऊपर। कहीं ना कहीं समझ रहे हो मेरी बात, अगर ज़्यादा उसको दूरी डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा तो ज़्यादा फ्यूल लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि रिफ्यूलिंग तो होती नहीं आसमान में ऊपर जाकर अंतरिक्ष के एयर उसमें स्फेयर में, उसके मतलब अगर आप चले गए ऑर्बिट में, तो यही इसी चीज़ को बोलते हैं लॉन्च विंडो की। एक गैप, एक स्पेस, एक जगह होती है जिसको यूज़ करके हम अपने मिशंस को क्या कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। इसी में एक बात और भी करी गई थी, जो रिवोल्यूशन जो है अर्थ का और रोटेशन है वो इम्पैक्ट करता है। जैसे मैंने आपको बताया, पेरिजी और एपीजी पढ़ी होगी आप लोगों ने ज्योग्राफी में कि सबसे डिस्टेंस पे कौन सा है, तो पेरिजी सबसे दूर है, तो एपीजी जो भी है उसमें सबसे डिस्टेंस देखा जाता है कि किस तरीके का जो सन का रिवोल्यूशन है, अर्थ एक्सिस है, जो मून का एक्सिस है, वो सब ऑर्बिट जो है जो घूम रही है वो, उसको इस तरीके से यूज करें कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारे लिए वो पहुंचे और उस पोजीशन पे हम लैंड करें। सिर्फ मतलब चंद्रमा पे जाना इंपॉर्टेंट नहीं, जहाँ पे आप पहुंचना चाहते हो वहाँ पे पहुंचना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस जगह पे लैंड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लॉन्च विंडो। देखिए, ये बहुत प्रीलिम्स का कंटेंट है कि डार्क स्काई रिजर्व आने वाला है, लद्दाख में बनने वाला है, जो हानले हमारा जो हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप है वहाँ पे बनने वाला है। बेसिकली है क्या, एक तरीके की ऑब्जर्वेटरी बनने वाली है, जो डार्क स्काई रिजर्व, जो बहुत ही ज़्यादा कम इम्पैक्ट होगा, कहने का मतलब बहुत ही कम इम्पैक्ट होगा उसको बाहरी दुनिया की लाइट से, जैसे वेहिकुलर लाइट्स हो गई, इलेक्ट्रिक लाइट्स हो गई है, उन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट, मिनिमम इम्पैक्ट होगा। लिटरली बताऊँ तो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पे है सी लेवल से लद्दाख में। वहाँ पे होता क्या है कि इसको इम्पैक्ट बहुत कम मिलेगा। डेफिनेटली इम्पैक्ट अगर कम मिलेगा तो इसकी जो रिसर्चेज हैं वो ज़्यादा अच्छे हो पाएंगे। जो डार्क स्काई का रिजर्व का कॉन्सेप्ट है, देता कौन है, जो यूनाइटेड स्टेट बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, डार्क बेस्ड एसोसिएशन, वो इस तरीके की नोटिफिकेशन निकालती है कि कौन सी जो है वो डार्क स्काई एसोसिएशन मानी जाएगी, कौन नहीं मानी जाएगी। वो डिपेंड करता है, क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं, और क्या कितना कम से कम मिनिमम इम्पैक्ट हो रहा है उस पर। ठीक है। और राजनाथ सिंह जी भारत के डिफेंस मिनिस्टर मंगोलिया जा रहे हैं। पहली बार कोई डिफेंस मिनिस्टर भारत से मंगोलिया जाने वाला है 3 दिन के ट्रिप पे। बातचीत होगी, कुछ जो भी बातचीत होगी वो निकल कर आएगा, वो अगली वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। और साथ साथ जापान भी जाएंगे 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग पे। आपको पता है जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूएसए के साथ हमारा 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग चलता है, जिसमें यूएसए दोनों की तरफ से डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल मिनिस्टर रहते हैं। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट था जानना। मंगोलिया के बारे में जो भी बाहर आएगा वो बात कर लेंगे अपन। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। 2 चीज़ें रहेगी, एक केरला का लोकायुक्त बिल के ऊपर कंट्रोवर्सी आई हुई थी द हिंदू में, वो बात कर लेंगे। और देखिए, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक बात हुई थी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की मैं बता देता हूँ। अगर जब भी रिलेशन की बात होनी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, 2-3 चीज़ याद रखना। आरसेप बहुत इंपॉर्टेंट, मिल्क का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो इंपॉर्टेंट है, और इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड में रोल, एंड उसके अलावा चाइना का इंपैक्ट। ये 4 चीज़ों में डील करना, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इनफ पॉइंट मिल जाएंगे आपको, इनफ आंसर मिल जाएगा, इनफ मार्क्स भी मिल जाएंगे। तो इंटरनेशनल रिलेशन में कभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, देख लेना अपने हिसाब से उसको कि कौन कौन सी चीज़ें किस रीजन में, उसमें इंडिया का रोल क्या होने वाला है। बहुत ईजी है अगर उसको ढंग से अगर आप करते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। प्लीज शेयर द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग मी।